इधर ले लिया हमने स्ट्रेस और इधर ले लिया हमने स्ट्रेन। ठीक है, एक तरफ हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग क्या ले रहे हैं, स्ट्रेन ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कि आपका ये जो है पोर्शन लोडिंग का है, और अगर ये फिर वापस आ गया इधर, यहीं पर आ गया ना, तो जितना आपका डिफॉर्मेशन हुआ था वो वापस आपको मिल गया। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, या हम लोग प्योर इलास्टिक मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं हम लोग ऐसा लिए, इधर स्ट्रेन रखे, इधर स्ट्रेस है, और ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या किए, लोडिंग किए। और ये जो है हमारा स्ट्रेन डेवलप हुआ, मतलब ये जो पोर्शन है ये डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब मान लो इसको अनलोड किए हम लोग, तो अनलोड करने के बाद जो है ये यहीं पर रह गया, ये जो है अनलोडिंग का पार्ट है हमारा। ठीक है, अब ये वापस नहीं गया, मतलब जो स्ट्रेन डेवलप हुआ वो स्ट्रेन यहाँ पर रह गया। तो इसका मतलब जब डिफॉर्मेशन जो है वापस नहीं आए, जितना डिफॉर्मेशन हमने, जो डिफॉर्मेशन लोड के वजह से हुआ वो उतना ही रह गया। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के मटेरियल को हम लोग प्योर प्लास्टिक मटेरियल बोल सकते हैं, प्योर प्लास्टिक मटेरियल हम लोग बोल सकते हैं। तो ये प्योर प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, और ये जो सेट हुआ, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है ना, इस डिफॉर्मेशन को हम लोग परमानेंट सेट बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलते हैं। तो परमानेंट सेट अगर हो जाता है तो वो मतलब समझिए कि इलास्टिक मटेरियल नहीं है, वो प्लास्टिक मटेरियल है। अब मान लो हम लोग ऐसा ले रहे हैं, हमने इधर से स्ट्रेन लिया, ये स्ट्रेस है हमारा, ये इस तरह से गया। ठीक है, लोडिंग कर रहे हैं हम लोग, फिर इसको अनलोडिंग किए हम लोग। अनलोडिंग करने पर ये कुछ इस तरह से वापस आया। ठीक है ना, अनलोडिंग जो है वो कुछ इस प्रकार से हुआ, ये अनलोडिंग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन रिकवर हुआ। स्ट्रेन रिकवर हुआ, और ये जो स्ट्रेन है ये रिकवर नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गया, परमानेंट सेट हो गया, परमानेंट सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को, इसमें देखिए कुछ पोर्शन जो है वो स्ट्रेन, मतलब कुछ जो है डिफॉर्मेशन रिकवर हो गया और कुछ रिकवर नहीं हुआ, या 100% रिकवर हो गया। और यहां पर आप देखिए कि आपका जो है 100% रिकवर नहीं हुआ, मतलब सारा का सारा परमानेंट सेट में चला गया। जहां पर 100% रिकवर हो गया वो आपका हो गया प्योर इलास्टिक मटेरियल, जहां पर आपका 100% रिकवर नहीं हुआ वो हो गया प्योर इलास्टिक मटेरियल, और जहां कुछ पोर्शन जो है रिकवर हुआ, कुछ पोर्शन रिकवर नहीं हुआ, तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इलास्टो
या इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल, इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल। मतलब इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल मतलब क्या हुआ, इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल का मतलब दोनों तरह का बिहेवियर वो शो कर रहा है ना। या फिर इस तरह के मटेरियल को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम लोग बोलते हैं विस्को, विस्को, विस्को प्लास्टिक मटेरियल। ये आपका विस्को प्लास्टिक मटेरियल। अब देखिए ये जो हुआ, अब इसमें देखिए जो एनर्जी लॉस हो रहा था, एनर्जी जो स्टोर हो रहा था, जिसको आप रेजिलेंस बोल रहे थे, जो स्ट्रेन एनर्जी लॉस स्टोर हो रहा था उसको आप बोलते थे रेजिलेंस। और वो एनर्जी अगर अनलोडिंग पे वापस मिल जाता था, है ना, तो इस केस में क्या हुआ देखिए कि जो भी एनर्जी आपने दिया था, जो भी एनर्जी स्टोर हुआ, वो सारा का सारा एनर्जी यहां पर रह गया, क्योंकि आपका डिफॉर्मेशन वापस नहीं हुआ है। इस वजह से ये जो है आपका ये क्या हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। तो दिस एनर्जी इज नॉन एज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, इनइलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी मतलब, है ना, द एनर्जी, द एनर्जी लॉसेस, जो एनर्जी लॉस हो गया उसको हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। तो यहां पर भी लॉस हुआ, इस केस में भी देखिए इतना सारा एनर्जी लॉस हो गया, ये पूरा लॉसेस हो गया, ये जो है ये पूरा लॉस हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका इनइलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, इसको भी हम लोग इनइलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब कुछ डायग्राम हम लोग देख लेंगे, जो डायग्राम आपको काम आएगा एग्जाम में, है ना। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल बिहेवियर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इधर हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, इधर हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, और इधर हम लोग स्ट्रेन ले लेते हैं। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना, इस तरह का हो, ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल। तो इस तरह का मटेरियल आपको क्या कहलाएगा, इस तरह का मटेरियल आपका कहलाएगा लीनियर इलास्टिक मटेरियल। दिस इज लीनियर इलास्टिक मटेरियल। उसी प्रकार से दूसरा अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग इधर स्ट्रेस ले लें, इधर स्ट्रेन ले लें, और अगर ये कर्व मिलता है आपको, ठीक है ना, अगर ये आपको कर्व मिलता है, तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग नॉन लीनियर इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, अगर
इधर हम लोग स्ट्रेस ले लें, इधर हम लोग स्ट्रेन ले लें, और आपको इस तरह का अगर ग्राफ मिलता है, ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ मिला तो ये हो गया इलास्टिक, और जो है उसके बाद स्ट्रेन लगातार हो रहा है तो ये हो गया प्लास्टिक। तो ये जो आपका हो जाएगा कर्व, ये हो जाएगा किसका, इलास्टोप्लास्टिक का हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा इलास्टोप्लास्टिक का। और इसमें जो है हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग को इग्नोर नहीं कर रहे, तो ये हो गया इलास्टोप्लास्टिक या विस्कोप्लास्टिक आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए, इधर हम लोग स्ट्रेस ले लिया, इधर हमने स्ट्रेन ले लिया, ठीक है, और ये सीधा आ रहा है, मतलब सिर्फ स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेन डेवलप हो रहा है इस तरह से, मतलब स्ट्रेस कांस्टेंट है बट क्या हो रहा है, स्ट्रेस लगातार है, तो दिस इज परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। अगर हम लोग ये ले लिए, इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता है आपको, तो ये भी इलास्टोप्लास्टिक का ही है, लेकिन इसमें क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर इलास्टोप्लास्टिक है, एक नेग्लेक्टिंग स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग जो था उसको हमने नेग्लेक्ट किया था। यहाँ पर भी ये ये स्ट्रेस है इधर, ये स्ट्रेन है इधर, दिस इज आल्सो इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग को हमने यहाँ नेग्लेक्ट नहीं किया है, ठीक है। उसी प्रकार से और देख सकते हैं हम लोग, अगर कोई रिजिड मटेरियल है, अगर कोई रिजिड मटेरियल है तो उसका कैसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इधर हमने स्ट्रेस लिया है, इधर हमने स्ट्रेन लिया है, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। क्या बोला हमने कि स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब स्ट्रेस लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये मतलब क्या है, रिजिड है, रिजिड मटेरियल है, ठीक है। अब मान लो कि स्ट्रेस नहीं बढ़ा है लेकिन स्ट्रेन में लगातार चेंज आ रहा हो, जैसे ये देखिए, स्ट्रेस नहीं बढ़ाए हैं हम लोग लेकिन स्ट्रेन में लगातार चेंज आ रहा है ना, सिर्फ स्ट्रेन हो रहा है, यानी सिर्फ डिफॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस कांस्टेंट है लेकिन डिफॉर्मेशन लगातार हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो है ये फ्लूइड है, फ्लूइड है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको हम लोग आइडियल रिजिड भी बोल सकते हैं। आइडियल इसलिए बोल सकते हैं कि ऐसा कोई है नहीं जिसमें कि स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, या ऐसा भी कोई फ्लूइड नहीं है जिसमें कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस ना लगे। सो दीज आर द ग्राफ बेस्ड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम्म। ये वाला बोल रहे हैं, ये इसमें क्या दिक्कत हुआ? ये तो विस्कोप्लास्टिक का ही कर्व है ना, उसी का दूसरा नाम है ना विस्कोप्लास्टिक। ये आइए थोड़ा पीछे, देखिए यहाँ क्या लिखे थे, इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल या फिर विस्कोप्लास्टिक। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट इज प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस जो है ना, ये स्ट्रेस है जिसपे कि मतलब इस स्ट्रेस पर जाने के बाद जो है, अब जो है जस्ट जो है आपका क्या होगा, जस्ट आपका परमानेंट सेट हो सकता है, ठीक है ना। इट इज द स्ट्रेस विच इज जस्ट, इट इज द स्ट्रेस which is just sufficient to cause a permanent state, है ना। एक ऐसा स्ट्रेस जो कि परमानेंट सेट का कारण बनेगा, लेकिन कहां पर, है ना, कहां पर, इक्वल टू द स्पेसिफाइड परसेंटेज, इक्वल टू द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन या परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल गेज लेंथ। ये उस तरह के मटेरियल के लिए हम लोग प्रूफ स्ट्रेस का यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास है मान लो सिल्वर, या आपके पास है एल्यूमिनियम, या फिर आपके पास है कॉपर, इस तरह का मटेरियल आपके पास है ना। जैसे देखो, ठीक है, इस तरह के मटेरियल आपके पास हैं। इधर हमने ले लिया स्ट्रेस, इधर हमने ले लिया स्ट्रेन, ठीक है। अब जो है इनका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब जब इस पे हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, टेंसाइल टेस्ट करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम लोग टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ग्राफ क्या मिलता था, जो इलास्टिक मटेरियल होता था, जो माइल्ड स्टील वाला था, माइल्ड स्टील में आपको क्या मिलता था, स्ट्रेट मिलता था, फिर वो धीरे धीरे कर्व में चेंज होता था। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा है जो आपको बताएगा नहीं कि हम कहां पर इस तरह से कुछ जाएगा। ये ब्रिटल मटेरियल भी नहीं है, लेकिन ब्रिटल की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। यानी उस तरह का मटेरियल जिसमें आप देखिए, इसके पहले जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रहे थे, उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको क्या था, जो माइल्ड स्टील के लिए हमने बनाया था, वो कुछ इस प्रकार से बन रहा था। तो यहाँ पर आपको जो है इल्ड पॉइंट जो है, ये इल्ड पॉइंट, ये इल्ड पॉइंट जो है ना, आपको क्लियर पता चल रहा था कि दिस इज द इल्ड पॉइंट। यहाँ के बाद जो है वो अपना नेचर बदल रहा है, स्ट्रेट लाइन से वो धीरे धीरे जो है कर्व की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्लियर आपको इल्ड पॉइंट का पता था। लेकिन अगर इस तरह का मटेरियल है ना, जिसमें कि आपको इल्ड पॉइंट का पता नहीं चल पा रहा है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल्स, ये भी क्या है, डक्टाइल मटेरियल्स है ना, डक्टाइल मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, या फिर आप कह सकते हैं सिल्वर, etc have no
नो एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट ऑन टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट में कोई यील्ड पॉइंट आपको नहीं मिल रहा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हमको तो एक यील्ड चाहिए, हमको एक डिजाइन स्ट्रेस चाहिए। तो उस डिजाइन स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन में हम लोग जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेन में हम लोग 0.2% स्ट्रेन लेते हैं और यहां से इसके पैरेलल जो इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रेट दिख रहा था, इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां पर ये लाइन कट करेगा वही आपका यील्ड स्ट्रेस होगा, या दिस स्ट्रेस इज नॉन एज प्रूफ स्ट्रेस, या यही आपका प्रूफ स्ट्रेस होगा। प्रूफ स्ट्रेस कहने का मतलब यील्ड स्ट्रेस। और ये किस तरह के मटेरियल में यूज कर रहे हैं हम लोग, उस तरह के मटेरियल में यूज कर रहे हैं जो मटेरियल में आपको एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट पता नहीं चल पाता है। तो दिस स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन हो गया, ये हो गया परमानेंट सेट, दिस इज परमानेंट सेट, एक स्पेसिफाइड sufficient to cause a permanent set equal to the specified percentage of original gauge length, है ना। क्या है, cause a permanent set equal to the specified percentage of original gauge length। ओरिजिनल गेज लेंथ में एक परमानेंट सेट जहां पर मिलेगा वहां से हम लोग एक ऑफसेट ड्रॉ करेंगे, दिस इज नॉन एज ऑफसेट टू 0.2%, 0.2% स्ट्रेन ऑफसेट इसको बोलते हैं हम लोग। ये ऑफसेट जहां पर इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कट करेगा, है ना, वहां पर जो आपको स्ट्रेस मिलेगा दैट स्ट्रेस इज नॉन एज प्रूफ स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस इज नॉन एज प्रूफ स्ट्रेस, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं टफनेस। टफनेस क्या होता है ना, तो हम लोग टफनेस को समझने की कोशिश करते हैं। टफनेस कहने का मतलब है कि किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण जो है मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा उसमें फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर्स नहीं होने चाहिए। बिना फ्रैक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा दैट इज नॉन एज टफनेस, उसको हम लोग उसका टफनेस कहते हैं। तो द प्रॉपर्टी which enable material to absorb energy विदाउट फ्रैक्चर। बिना फ्रैक्चर का जो एनर्जी आपका क्या होगा एब्जॉर्ब करेगा मटेरियल, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, टफनेस कहते हैं। ठीक है ना। और टफनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर लोड साइक्लिक लग रहा है, अगर लोड आपका साइक्लिक लग रहा है, लोड बार बार लग रहा है, तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा कि जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा कि वो ब्रेक करेगा, है ना। तो इस वजह से टफ होना जरूरी है, टफ रहेगा तभी वो अच्छा काम करेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है टफनेस का स्टडी जो है हम लोग कर सकते हैं किस केस में, साइक्लिक लोड में कर सकते हैं। जितना ज्यादा टफ होगा
उतना ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब यहाँ कौन सा एनर्जी से है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो एनर्जी है आपका क्या, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी से यहाँ आपका बात हो रहा है, ठीक है ना। तो आप कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर, ये क्या हो गया, टफनेस हो गया आपका। यानी यहां पर हम लोग कहां तक जा सकते हैं, फ्रैक्चर तक जा सकते हैं हम लोग, फ्रैक्चर पॉइंट तक हम लोग यहां पर जा सकते हैं। अब फ्रैक्चर पॉइंट क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज द फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर हम लोग इसका एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग बनाए एक, सपोज हम लोग एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं माइल्ड स्टील के लिए बना रहे हैं हम लोग। माइल्ड स्टील के लिए हम लोग बना रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, ये आपका यील्ड स्ट्रेस है, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है। तो अगर हम लोग निकालना चाहें टफनेस, तो टफनेस का मतलब क्या हुआ, टफनेस का मतलब हुआ कि ये जो पूरा आपका एरिया है ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। परमानेंट स्टेट जरूर हो जाएगा क्योंकि टफ है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो परमानेंट स्टेट की तरफ चला जाएगा क्योंकि यहाँ से वो पास हो चुका है। आपका रिटर्न कहाँ तक होता है, रिटर्न आपका यहाँ तक होता है, यहाँ के अंदर रहेगा तभी रिटर्न होगा, अगर यहाँ से अंदर नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एनर्जी यहाँ पर, ये पूरा जो एनर्जी यहाँ पर ले रहा है ये स्टोर कर रहा है स्ट्रेन एनर्जी। यही स्ट्रेन एनर्जी क्या है आपका, टफनेस है। यही स्ट्रेन एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया यहाँ पे, वही स्ट्रेन एनर्जी आपका क्या है, टफनेस है। अब अगर हम लोग इसको निकालना चाहते हैं, है ना, एक मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, देखो मॉडुलस ऑफ टफनेस। एक हम लोग कल पढ़े थे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का मतलब था स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट, ये स्ट्रेन एनर्जी रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के द्वारा जितना स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था या फिर आपका जो है रख रहा था, दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब यहाँ पर क्या है, टफनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ टफनेस का मतलब क्या है, तो इट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी, it is the total strain energy, total strain energy total strain energy absorbed per unit volume, per unit volume बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर फ्रैक्चर, है ना, बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है। तो हम लोग जो है बिफोर फ्रैक्चर कितना एनर्जी ये स्टोर कर रहा है, दैट इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस, मतलब पर यूनिट। तो हम लोग कैसे निकाले थे, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जब निकाल रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे, इसका एरिया हम लोग निकाल ले रहे थे। तो वहां पर एरिया जो है हम लोग निकाल रहे थे कहां तक, हम लोग निकाल रहे थे इलास्टिक लिमिट तक। लेकिन जब हम मॉडुलस ऑफ टफनेस का बात करेंगे तो ये कहां पर चला जा रहा है, फ्रैक्चर तक चला जा रहा है। इसलिए मॉडुलस ऑफ टफनेस अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग को लास्ट तक फ्रैक्चर पॉइंट तक का ये एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन एरिया, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस मिल जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ टफनेस इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर जो भी एरिया है दैट एरिया इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस। अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर हम मॉडुलस ऑफ टफनेस निकालना चाहते हैं। ये हम माइल्ड स्टील के लिए ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस हम निकालना चाहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस कैसे निकालेंगे? तो वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया हम लोगों को निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक जब ये शिफ्ट हुआ ये स्ट्रेन डेवलप हुआ यहाँ पे एप्सिलॉन, है ना, एक स्ट्रेन डेवलप हुआ और ये स्ट्रेन कहाँ तक डेवलप हुआ? फेल्योर पॉइंट पे, फ्रैक्चर पॉइंट पे, है ना। ये क्या है? ये आपका है फ्रैक्चर पॉइंट। इस फ्रैक्चर पॉइंट तक जो स्ट्रेन डेवलप हुआ टोटल स्ट्रेन ले लिए। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस हम निकालना चाहते हैं, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ टफनेस? तो इसका एरिया निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाइट का एवरेज ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइट जो है यील्ड स्ट्रेस के लिए ये है और मैक्सिमम के लिए ये है। हम लोग क्या करेंगे? एवरेज ले लेते हैं सिग्मा यू बाई सिग्मा वाई बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्ट्रेन से। तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपको जो है अप्रोक्सीमेटली मॉडुलस ऑफ टफनेस यहाँ से मिल जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? मॉडुलस ऑफ टफनेस जो है डिपेंड कर रहा है यील्ड स्ट्रेस पे और आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पे, ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि डक्टाइल मटेरियल्स जो होगा आपका, डक्टाइल मटेरियल्स आर मोर टफ and brittle materials are hard brittle materials are hard। तो ductile materials are tough and brittle materials are hard। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक समझते हैं हम लोग, दैट इज नॉन एज फटीग। फटीग क्या होता है ना? फटीग क्या है? मान लेते हैं कि हम लोग के पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है आपके पास, यानी कि ये जब टूटेगा कोई मटेरियल, अगर ये मटेरियल अगर जिसका भी ये डायग्राम है, अगर इसको ब्रेक होना है तो आपको यहां तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ जाएगा। अगर इसके अंदर आप लोड अप्लाइड करते हैं, सपोज कि आपने ये लोड अप्लाइड कर दिया, ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, है ना। अगर आपने ये लोड अप्लाइड किया है तो ये ब्रेक नहीं होगा। जैसे मान लो कि एक रड लगा हुआ है आपके घर में, सपोज करो कि एक रड है जो कि आपके घर पे लगा हुआ है, छत पे ये सब पे देखते हैं आप ओपन रड जो है वो छूटा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह का रड आपके पास लगा हुआ है। यू अप्लाइड अ फोर्स हियर, पी, आपने पी फोर्स अप्लाई किया, ये क्या होगा? इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है, ये बेंड हो गया। फिर आप लोड अप्लाई किए इधर से, ये इस तरह से हेयर एंड देयर, दैट इज द साइक्लिक लोड। आप क्या कर रहे हैं? साइक्लिक लोड अप्लाई कर, है ना। जब बार बार आप साइक्लिक लोड अप्लाई करेंगे, देखिए पहले क्या हुआ, पहले जो लोड अप्लाई किए फिर लोड अप्लाई किए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोड आप अप्लाई कर रहे हैं वो लोड जो है आपका वो अल्टीमेट स्ट्रेस के नीचे है। इस लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस कहां पर डेवलप हो रहा है? यहां पर एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। या फिर आप सोचिए कि आपके पास एक वायर है, वायर को आपको ब्रेक करना है, तो आप क्या करते हैं? उसको बार बार हेयर एंड देयर कहते हैं, साइक्लिक लोड उस पर लगाते हैं। तो जब बार बार लोड लगाते हैं तो धीरे धीरे वो वायर क्या होता है आपका? ब्रेक कर जाता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर आप लोड बार बार लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है,
और ये स्ट्रेस रेसिस्टेंस की वजह से डेवलप हो रहा है क्योंकि ये आगे मूव नहीं कर सकता। सो रेसिस्टेंस इज देयर और रेसिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, उस रेसिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये स्ट्रेस जो रेसिस्टिंग स्ट्रेस है, बार बार साइक्लिक लोड लगाने की वजह से ये जो आपका रेसिस्टिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये रेसिस्टिंग स्ट्रेस बार बार साइक्लिक लोड लगाने की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाएगा, है ना। स्लोली इट विल बी डिक्रीजेस, ये जो है आपका धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। और जब लगातार ये डिक्रीज करता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये फेल कर जाएगा, तो दैट इज नोन एज फटीग। इसको हम लोग फटीग कहते हैं, है ना। तो द फेनोमेनन ऑफ डिक्रीजिंग the phenomenon of decreased stress, the phenomenon of decreased stress या decreased stress decreased ऐसा लिखते हैं, the phenomenon of the phenomenon of decreased resistance of material towards cyclic load is known as फटीग। उसको हम लोग फटीग कहते हैं, ठीक है, इज नोन एज फटीग। अब जो है ये जो स्ट्रेस यहाँ डेवलप हुआ, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, फटीग कह रहे हैं। और जो इसके लिए टेस्ट करेंगे टू मेजर द फटीग, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्योरेंस, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस टेस्ट। द टेस्ट और मेजर फटीग स्ट्रेस इज नॉन एज इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या है, इंड्योरेंस जो है ना, इंड्योरेंस टेस्ट जो है, ये टेस्ट जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, ये टेस्ट करते हैं फटीग स्ट्रेस को मेजर करने के लिए। फटीग स्ट्रेस को मेजर करने के लिए हम लोग जो टेस्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और हर एक मटेरियल के लिए ये जो इंड्योरेंस होगा, यानी कि जो फटीग स्ट्रेस होगा, वो लिमिट होगा, है ना। एक वैल्यू के बीच ही आपका ये वैल्यू जो है आपका जो है वो काम करेगा, ठीक है ना। तो टू प्रिवेंट द फटीग द डेवलप स्ट्रेस शुड बी to prevent the fatigue the stress should be below endurance limit। इंड्योरेंस लिमिट के अंदर ही हमारा जो है वो स्ट्रेस लाई करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये क्या होगा, ब्रेक करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो ये जो है फटीग आपका कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फटीग, फटीग को कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा लोडिंग कंडीशन। लोड किस प्रकार से किस कंडीशन में लग रहा है, तो लोडिंग कंडीशन हो गया पहला। किस कंडीशन में लोड लग रहा है उसके पर जो है आपका ये फैक्टर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग
फिर हो गया कोरिजन, अगर कोरिजन हो तो जल्दी से ब्रेक करेगा, ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ को घटा देगा। टेम्परेचर, और यहाँ जो स्ट्रेस जमा हो रहा है ना, ये बार बार इस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, यहाँ पर हो क्या रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। जितना जल्दी स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाएगा उतना जल्दी ये ब्रेक कर जाएगा। सो ये इस पर भी डिपेंड करेगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, द नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड, the number of load cycle required to initiate सरफेस क्रैक। कम से कम कितना लोड हम लोग साइकिल का, कितना साइकिल लोड हम लोग लगाए, मतलब कितना बार इस पे लोड लगाए हम लोग कि जो है क्रैक डेवलप हो जाएगा, इज कॉल्ड फटिग इनिशिएशन लाइफ। फटिग इनिशिएशन लाइफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फटिग इनिशिएशन लाइफ बोलते हैं। अब हर का जो इंडोरेंस लिमिट है, वो इंडोरेंस लिमिट जो है सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। तो माइल्ड स्टील के लिए अगर इंडोरेंस लिमिट हम लोग देखें तो वो क्या होगा, इंडोरेंस लिमिट फॉर माइल्ड स्टील, स्टील के लिए ये इंडोरेंस लिमिट क्या होगा, तो दिस विल बी 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम के लिए देखें हम लोग, और एल्यूमिनियम के लिए ये जो होगा, दिस विल बी 131 न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद रखेंगे, ये डाटा कहीं कहीं पूछ देता है, ठीक है ना। इंडोरेंस लिमिट हमेशा जो है प्रोपोर्शनल लिमिट से नीचे होगा, ठीक है ना। इंडोरेंस लिमिट is always less than proportional limit, प्रोपोर्शनल लिमिट से हमेशा कम होगा, हमेशा नीचे होगा, है ना। ये आप फटिग का एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, तो फटिग का एग्जांपल देख सकते हो, फटिग फेल्योर कहाँ पे होगा, तो जैसे कि कोई फ्लाई व्हील है, चक्का घूम रहा है तो वो फेल कर जाए, या कोई एयरक्राफ्ट है वो हवा में जा रहा है तो उस पर क्या रहा है, बार बार साइक्लिक लोड लग रहा है, एयर का लोड लग रहा है बार बार, तो वहां पर ये फेल हो जाए। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका जो है वो कहलाएगा क्या, फटिग फेल्योर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट में चेंज कीजिए। ठीक है, फिर देखिए इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक सरफेस है और मान लो
एक चेन है, इस चेन में एक लोड हमारे पास है, ये चेन है, इस चेन पे एक लोड यहाँ पर टंगा हुआ है, ठीक है। सपोज द वेट ऑफ लोड इज W। अब इस मतलब क्रेन में लगा हुआ है ये, इससे आप ये चेन से इस लोड को नीचे ला रहे हैं, ला रहे हैं। अब क्या हुआ कि इसको आप चाहते हैं कि धीरे धीरे इसके सरफेस के ऊपर रखें, इस तरह से वेरी नियर टू द सरफेस ये पहुंच गया, लेकिन उसी समय ये क्या हुआ, ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया, ठीक है। जब ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा, अचानक से इस सरफेस के ऊपर लगेगा। तो लोड का सडनली किसी सरफेस के ऊपर गिरना, है ना, क्या बोल रहे हैं, लोड का किसी सरफेस के ऊपर सडनली गिरना आपका क्या कहलाता है, इंपैक्ट कहलाता है। तो ये अचानक से अगर सडनली यहां से फॉल कर गया, सडनली फॉल कर गया, यही आपका जो है यहाँ पर जो लोड लगेगा दैट इज नॉन एज इंपैक्ट लोड। उस तरह के लोड को हम लोग इंपैक्ट लोड कहते हैं। तो इंपैक्ट लोड का डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो द लोड्स दैट आर सडनली अप्लाइड ए स्ट्रक्चर, है ना, द लोड्स या द लोड that is suddenly applied on the structure is known as shock या फिर impact load। impact load या तो उसको शॉक बोलेंगे या तो उसको हम लोग इम्पैक्ट लोड बोलेंगे। जब इस पे इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर जब इम्पैक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होगा, इस पे डेवलप होगा, स्ट्रक्चर पर भी डेवलप होगा। तो वो जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस स्ट्रेस को हम लोगों को मेजर करना चाहिए, ताकि हम लोग क्या करें कि इसका जो है स्ट्रेंथ हम लोग निकाल सके मटेरियल का। और इस तरह का इम्पैक्ट लोड जो है मशीन के केस में हमेशा लगता रहता है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उस मशीन के केस में हमेशा ये इम्पैक्ट का लोड पड़ता रहता है, बार बार इम्पैक्ट होता रहता है उस पर, क्योंकि पिस्टन वगैरह चलता है तो इम्पैक्ट जो है आपका लगातार जारी रहता है। इसलिए हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट जो है हम लोग कहाँ पर करते हैं, हम लोग मशीन ये सब बनाने में ज्यादा हम लोग इसको यूज में लाते हैं। तो इस इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। इसका टेस्ट कौन कौन सा है, आपको टेस्ट पूछ सकता है। टेस्ट आपको याद रखना है, इम्पैक्ट लोड क्या हो गया वो पता चल गया, इम्पैक्ट लोड से क्या स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा वो हम लोग देखेंगे बाद में, है ना। तो जो टेस्ट है वो है आयोजोड इम्पैक्ट टेस्ट, एक ये टेस्ट है। सेकेंड इज चारपी टेस्ट, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, एक ये टेस्ट है। और एक तीसरा जो है वो है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। तो एक मशीन है, उससे हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। सो वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड द इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटक से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फेल्यूर ऑफ मटेरियल इन टेंशन एंड कंप्रेशन। फेल्यूर ऑफ मटेरियल इन टेंशन एंड कंप्रेशन। फर्स्ट हम लोग देखते हैं डक्टाइल मटेरियल इन टेंशन। जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनका जो है शियर स्ट्रेंथ जो है बहुत वीक होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। डक्टाइल मटेरियल
हैव वीक शियर, शियर स्ट्रेस उसका बहुत कमजोर होता है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम शियर वो ले सकता है। एंड फेल्योर ड्यू टू शियर स्ट्रेंथ, तो फेल्योर भी क्या होगा, उसके कारण होगा, फेल्योर ड्यू टू शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ के कारण क्या होगा, फेल्योर होगा। along the plane forming, along the plane forming 45-degree angle, 45-degree angle with the axis of a specimen, with the axis of a specimen, स्पेसिमेन के एक्सिस के अलोंग ये कितना का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक मटेरियल है, इस पे हम लोग टेंसाइल टेस्ट ले रहे हैं, कर रहे हैं, लोड यहाँ पर टेंशन लग रहा है, तो क्या होगा कि ये मटेरियल जब खिंचाएगा, जब ये खिंचाएगा तो ये इस तरह से क्या होगा, पहले नेकिंग होगा, इस तरह से नेक का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से ये नेकिंग बन जाएगा, यानी आप फेल्योर की तरफ जा रहा है, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद जा रहा है। और फिर ये नेकिंग धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और ये क्या होगा, टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एंगल बनाएगा 45 डिग्री का। ये क्या बनाया, कोन एंड कप, पहले बता दिया था मैंने, कोन एंड कप। इधर देखिए आपका कप बन जाएगा और इधर जो है आपका कोन बन जाएगा। ये जो फेल्योर होगा वो कैसा फेल्योर होगा, कोन एंड कप फेल्योर यहाँ पर होंगे, है ना। कप एंड कॉन फ्रैक्चर टेक्स प्लेस, कप एंड कॉन फ्रैक्चर टेक्स प्लेस, है ना। कॉन और कप फ्रैक्चर जो होगा, कप एंड कॉन फ्रैक्चर जो होगा यहाँ होगा। इन डक्टाइल मटेरियल, इन डक्टाइल मटेरियल नेकिंग इज फॉर्म्ड, नेकिंग इज फॉर्म्ड बिफोर फेल्योर, फेल होने के पहले क्या होगा, ये नेक का फॉर्मेशन होगा, और नेक के फॉर्मेशन के बाद ही ये फेल करेगा, ठीक है ना। और जो ये सरफेस जहां पर ब्रेक होगा वो सरफेस क्या होगा, सरफेस इज रफ, सरफेस इज रफ, सरफेस कैसा होगा आपका, रफ सरफेस होगा, ठीक है ना। तो ये डक्टाइल मटेरियल का आप क्या देख रहे थे, टेंशन टेस्ट देख रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग देखें डक्टाइल मटेरियल मेटल्स इन कंप्रेशन टेस्ट, डक्टाइल मेटल्स इन कंप्रेशन टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट में अगर डक्टाइल मेटल्स को हम लोग देखें तो कंप्रेशन भी ये लेता है, कंप्रेशन भी ले सकता है, लेकिन क्या होगा कि कंप्रेशन में इसमें क्या हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा लोड लगा दें हम लोग तो ये इल्ड की तरफ चला जाएगा, है ना। और इल्ड की तरफ चला जाएगा तो इस तरह का कुछ आप देखिए शेप बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इस तरह का आपके पास एक ब्लॉक है, यहाँ पर लोड लगा रहे हैं हम लोग पी, तो इल्ड की तरफ जब जाएगा तो फिर ये क्या होगा, इस तरह से फैल जाएगा, इस तरह से ये फैल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बल्जिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, बल्जिंग होगा, है ना। तो डक्टाइल मेटल्स जो होगा कंप्रेशन में क्या होगा कि ये फेल होगा कैसे, है ना, फेल्ड बाय कंप्रेशन यील्डिंग, कंप्रेशन यील्ड की वजह से फेल करे। और ये कैसा फेल हो रहा है, बल्जिंग कैसा हो रहा है, तो ये जो लोड है देखिए इसे 90 डिग्री पे हो रहा है, लोड ऊपर से लग रहा है लोड, और ये जो ऐसे फैल रहा है वो इससे 90 डिग्री पे फैल रहा है, मतलब इस तरह से दोनों तरफ फैल रहा है।
तो कह सकते हैं हम लोग कि फेल्योर प्लेन इन 90 डिग्री टू द कंप्रेसिव लोड, फेल्योर प्लेन इज 90 डिग्री टू द कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड का क्या है, 90 डिग्री पर ये हो रहा है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, बल्जिंग विल अकर इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होगा, बल्जिंग हो। फिर हम लोग देखते हैं टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग टेंसाइल टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, टेंशन में बहुत ही वीक होता है ना। ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन, टेंशन में क्या होगा, ये बहुत ही कमजोर होता है। इस वजह से जब इस पे लोड लगाएंगे हम लोग, इस तरह से लोड लगाएंगे, अगर ब्रिटल मटेरियल है हमारा, लोड इस प्रकार से हम लोग लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, बीच से ये क्रैक हो जाएगा इस तरह से। तो ये लोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं फेल्स ड्यू टू, फेल्स ड्यू टू सेपरेशन ऑफ, separation of, fails due to separation of particles, particles along the direction of force, direction of force। और फेल्योर सरफेस जो होगा वो कितना का एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फेल्योर सरफेस is 90 degree to the load direction। और ये जो सरफेस यहाँ पर बनेगा, ये सरफेस कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। सरफेस इज रफ, ठीक है। अब देखेंगे ब्रिटल मेटल्स, ब्रिटल मेटल्स इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में हम लोग ब्रिटल मेटल्स को देखना चाहें। तो ब्रिटल मेटल्स क्या होता है, वीक इन शेयर होता है। ब्रिटल मेटल्स वीक इन शेयर, brittle metals weak in shear for compressive load, कंप्रेसिव लोड। अगर लोड यहाँ आप इस तरह से लगा रहे हैं इसके ऊपर, ये इस तरह से कुछ फेल करेगा। फेल्योर सरफेस जो होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। यानी फेल्योर जो होगा वो क्या फेल्योर होगा, शियर फेल्योर होगा। और फेल्योर प्लेन जो होगा, फेल्योर प्लेन मेक्स एंगल 45 डिग्री टू द लोड डायरेक्शन। लोड डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना, जो हम लोग